हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है क्लास 10th की, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जीवों में जनन। तो आज हम जीवों में जनन का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने पढ़ा था कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। हमने जीवों में जनन, प्लांट्स में जनन पढ़ा, यानी कि पौधों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार होती है, किस प्रकार के पुष्प होते हैं और किस प्रकार जनन करते हैं। आपको ये सब समझने के लिए हमारे पहले वाले लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको फटाफट समझ आ जाएगा कि आज जो हमारा वीडियो है वो हमारे पहले वाले वीडियो से ही रिलेवेंट है। यानी अगर आप पहले वाले वीडियो समझ जाएंगे तो आज का लेक्चर आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना लेट किए। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन में जो सजीवों में जनन तंत्र होता है, यानी कि जो नर में जनन तंत्र होता है और मादा में जनन तंत्र होता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ों से आप नोन है कि मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और दोनों के ही क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स आज हम क्लियर करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं, जो पहले भी बताया मैंने, आज फिर से बताती हूँ मैं आपको कि जो जनन की प्रक्रिया होती है ना, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो जनरली कितने टाइप की होती तो वैसे बहुत सारे टाइप की है, बट मेनली हम जिसकी स्टडी करते हैं क्या होता है, एक होता है अलैंगिक जनन एंड सेकंड वन इज लैंगिक जनन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लैंगिक जनन दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो अलैंगिक जनन होता है, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि हमें मेल और फीमेल दोनों की नीड नहीं रहती है। यानी कि जब हमने अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ी थी, आ रहा है यार, अमीबा की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये अमीबा है, इसी एक अमीबा से हमें क्या मिलते हैं, 2 अमीबा। यानी कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में हमें 2 गैमेट्स मतलब 2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, कोई भी एक चलेगा, मेल चलेगा, फीमेल चलेगा, जो भी रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होता है, सिर्फ उसी की। तो ये एग्जाम्पल हमने किसका देखा था, अमीबा का देखा था। अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन बताया था मैंने आपको, अलैंगिक प्रजनन। अब जहाँ बात आती है लैंगिक प्रजनन की, लैंगिक प्रजनन में हमें मेल और फीमेल दोनों ही जननांग की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए रहते हैं, दोनों ही रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल चाहिए रहती है। तो डायरेक्ट देखिए आप, नर और मादा, ठीक है। नर और मादा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा भ्रूण या जायगोट बोल सकते हैं जिसे हम। आ रहा है समझ। अलैंगिक तो बहुत ही इजी है कि इसमें हमें सिर्फ एक की नीड रहती है और उसी से हमें क्या मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन मिल जाती है। वहीं अगर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हमें मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, और उसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या मिलेगा, हमें जायगोट मिलेगा, यानी कि एक शिशु का निर्माण होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, बेबी का बर्थ होगा। वो प्रोसेस कब होगी, यहाँ पे होगी। अब नर और मादा हमें क्या चाहिए, जननांग, यानी कि जनन अंग। अगर नर जनन अंग और मादा जनन अंग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तभी हमें क्या मिलेगा, जायगोट मिलेगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि नर जनन तंत्र क्या होता है,
जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और मादा जनन तंत्र क्या होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखिए, हमेशा की तरह आपके लिए डायग्राम रेडी है ताकि टाइम कम कंज्यूम हो और समझ ज़्यादा आए आपको। देखिए, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि आपको, यार मैम क्या बता रही है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में थोड़ा डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो नर जनन तंत्र होता है ना, या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तब फर्टिलाइजेशन के लिए हमें, जैसे प्लांट्स में पुंकेसर की नीड रहती है, वैसे ही जब सजीवों में होता है उसमें क्या चाहिए रहता है, स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु चाहिए रहते। तो सारा खेल किसका है, स्पर्म्स का है, उसी के लिए हमें ये पढ़ना है। अब नर जनन तंत्र डायग्राम तो दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को मैं क्लियर करती हूँ। देखो, ये आपको क्या दिख रहे हैं, वृषण, यहाँ पर होता है शुक्राणुओं का निर्माण। वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहले डायग्राम समझ लेते। शुक्राणु का निर्माण मैंने सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास आज नर जनन तंत्र की, वो क्या है, स्पर्म्स। क्योंकि हमें स्पर्म्स का ही फॉर्मेशन करवाना है, इसलिए हम सबसे पहले स्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शुक्राणुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, देखो ये है हमारा वृषण, यानी कि वृषण कोश। अब इसी वृषण कोश से क्या होता है कि एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ, और ये किसमें होता है, केवल मेल में यानी कि नर में होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, वृषण से निकलता है। अब यहाँ पे तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये देखो, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना आपकी, ये कहाँ पर होती है, ये होती है बॉडी के बाहर, यानी कि मेल्स में कहाँ पे होती है, बॉडी के बाहर। वाई, इसका एक रीज़न है ना, ये स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर क्यों होती है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर स्पर्म्स के बनने में हेल्प नहीं करता। बिकॉज स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। किससे कम चाहिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, यानी शरीर का ताप कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और स्पर्म्स को बनने के लिए टेम्परेचर यानी कि ताप कितना चाहिए रहता है, कम चाहिए रहता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होती है, बॉडी के बाहर स्थित होती है, ताकि ये आसानी से शुक्राणु का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, एक बात हुई आपको क्लियर कि बॉडी से बाहर क्यों होती है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन स्पर्म्स को लेकर कहाँ तक आना है, स्पर्म्स को लेकर आना है शीशन तक, यानी कि टेस्टिस तक। अब टेस्टिस तक लाएंगे कहाँ से, अब देखिए ये आपको एक नाम दिख रहा है यहाँ पे, मूत्र मार्ग। ठीक है, जब हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में उत्सर्जन पढ़ा था, तब मैंने आपको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि उत्सर्जन तंत्र यानी मूत्र मार्ग का क्या रोल होता है। तो स्पर्म्स के निकलने की और यूरिन के निकलने की, दोनों के निकलने की जो जगह होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, यानी उभय मार्ग होता है। एक ही मार्ग से क्या होता है, दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पर तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गए, स्पर्म बन गए, शुक्राणु बन गए। अब ये शुक्राणु किसकी सहायता से, शुक्र वाहिका की सहायता से निकलेंगे यहाँ से। शुक्र वाहिका से होते हुए ये कहाँ जाएंगे, देखो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो पूरा दिख रहा है आपको रेड 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 रेड, ये जाएंगे यहाँ। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, दोनों नाम याद रखेंगे आप। शुक्राणु को क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। अब यार बने तो यहाँ पे वृषण कोश में, और गए कहाँ पर, यहाँ से होते हुए, यानी कि पूरा एक रूट बना हुआ है। अब इस रूट में बीच में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको। तो देखिए, मूत्राशय हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से मूत्र नलिकाएं निकली हुई रहती है ना।
यहाँ पर आके यूरिन हमारा इकट्ठा हो जाता है और ये यूरिन भी कहाँ से, यहीं से बाहर निकलता है जहाँ से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं। लेकिन दो स्ट्रक्चर दिखिए आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक शुक्राशय। ये दोनों मिलके क्या करती हैं, एक तरल पदार्थ का स्रावण करती है, यानी कि एक फ्लूइड निकालती है। वो फ्लूइड किस में जाके मिलता है, स्पर्म्स में जाके मिलता है, जो स्पर्म्स को क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है शुक्राशय, ये आपको दिख रही है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड से क्या निकलता है, एक तरल द्रव निकलता है। यहाँ पे लिखते हैं हम ये तरल द्रव। इसका काम क्या है, शुक्राणु को एक्टिव करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर्स का आप समझ आया आपको कि यूज़ क्या है। मूत्राशय यानी कि जो हमारा यूरेटर रहता है, यहाँ पे क्या यूरिन इकट्ठा है, ये यूरिन भी इसी रूट से बाहर जाएगा। ये क्या है, हमारे मूत्र मार्ग, और यहाँ से स्पर्म्स का हो जाएगा फॉर्मेशन, यहाँ से स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। हुई ये चीज़ आपको क्लियर, एक बार डायग्राम को देख लो आप अच्छे से। हुआ क्लियर? एक बार और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले नर जनन तंत्र की शुरुआत कैसे होती है, कि वृषण से, यानी कि ये वृषण कोश होते हैं। हाँ, वृषण कोश की संख्या कितनी होती है, 2। कितने वृषण कोश होते हैं, 2। कोश कैसे भी लिख सकते हो आप, ये लिखा है 2 वृषण कोश होते हैं। दोनों वृषण कोश में क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी के बाहर। इतना हुआ क्लियर। अब ये स्पर्म्स बन गए, ये शुक्रवाहिका के थ्रू कहाँ जाएंगे, हमारे मूत्र मार्ग से बाहर जाएंगे, और ये शुक्राणु कहाँ पे जाएंगे, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये स्पर्म्स कहाँ पे जाएंगे, फीमेल के पास, और वहाँ पर जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, फाइनली एम्ब्रियो यानी कि बेबी। और वृषण क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या यूज आता है, यौवनारंभ में। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी 13+ कर लेता है, तब उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं, यानी प्यूबर्टी को लेके यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है, तब कौन सा हार्मोन यूज़फुल होता है, टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, मेल के वृषण से निकलता है। इतना हुआ आपको क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े हम। नर जनन तंत्र क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि मादा जनन अंग। ये रहा हमारा मादा जनन अंग। कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, थोड़ा सा ये भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, इसे भी क्लियर कर दे सारे कॉन्सेप्ट्स। देखो, आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी हमारी, उनको ये पता है कि फीमेल में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, यानी कि हर महीने एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। ठीक है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, जो हमारी बॉडी से ब्लड का सिक्रेशन होता है, वो ब्लड कैसा रहता है, कहाँ से निकलता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मादा जनन अंग होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी अंडाशय। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, एग है। अब ये जो एग्स हैं, इनका निर्माण कब हो जाता है, यानी कि एग्स बनना कब स्टार्ट हो जाते हैं, जब किसी फीमेल का बर्थ होता है, यानी जब किसी बेबी फीमेल का बर्थ होता है, तभी उसकी बॉडी में ये अंडाणु का बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बर्थ से ही क्या होता है, अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो अंडाशय है, इसमें क्या है, बहुत सारे अंडाणु हैं। अंडाशय में क्या है, हमारे पास बहुत सारे अंडाणु। अब ये अंडाणु का काम क्या है,
जब यौनारंभ स्टार्ट होता है ना, यानी कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अंडाशय हर महीने एक एक अंडाणु अंडाशय से क्या होता है बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, यानी एक अंडाणु हर महीने क्या होता है परिपक्व होता है। अब वो किसी भी अंडाशय से निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास बहुत सारे अंडाणु हैं, जैसे सेम इधर है वैसे इधर भी है, बहुत सारे अंडाणु हमारे पास इधर भी है। अब ये देखते हैं हम कि अंडाणु तो है, इन अंडाणुओं का काम मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पे हर अंडाशय से एक एक अंडाणु निकल कर क्या होता है परिपक्व होता है। अब ये दो चीज़ें समझ आ गई आपको, ये दो स्ट्रक्चर्स क्लियर हुई, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है हमारे अंडाशय। अब ये अंडाशय परिपक्व होकर जाते कहाँ हैं, ये जाते हैं अंडवाहिका से इधर ना, अंडवाहिका, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पर क्या होता है गर्भ स्थापित होता है, यानी कि अगर बेबी बन रहा है तो वो बेबी कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। बट बेबी बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ज़रूरी। वो कैसे होती है बताती हूँ मैं अभी आपको। हमने अभी क्या पढ़ा था, नरजनन तंत्र, उसमें हमने किसका फॉर्मेशन किया था, स्पर्म्स का फॉर्मेशन किया था। वो स्पर्म्स क्या होंगे, ये जो योनि है फीमेल की, यहाँ से कहाँ एंटर करेंगे, ग्रीवा में, क्या है शुक्राणु। ये शुक्राणु कहाँ जाएंगे, ग्रीवा से जाएंगे अंदर। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या है, एक परिपक्व अंडा है जो कहाँ से निकला है, अंडाणु से निकला है। ये परिपक्व अंडा यहाँ पर है, यहाँ पे ये शुक्राणु क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा निषेचन। निषेचन कहाँ पे होता है, अंडवाहिका में। हुआ क्लियर, शुक्राणु कहाँ पर आया, अंदर, अंदर आके फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणुओं ने क्या किया, जो हमारा अंडाणु था यानी कि हमारा जो ओवम था उसको क्या किया, फर्टिलाइज किया, निषेचित कर दिया। अब निषेचित कर तो दिया, निषेचित होने के बाद वो अंडा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, एम्ब्रियो बना देगा, या जिसको हम बोल सकते हैं शिशु। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, गर्भाशय में। देखिए ये क्या है हमारा गर्भाशय। हो रहा है क्लियर, धीरे धीरे आ जाएगा समझ पूरा, देखते जाओ बस ध्यान से। ठीक है, क्या हुआ अभी तक, स्पर्म आया किसके थ्रू, योनि के थ्रू, फीमेल में योनि के थ्रू आके ग्रीवा से क्या चला गया, अंदर चला गया। अब अंदर चला गया, उसको उसका मेन काम क्या है, स्पर्म आया क्यों है, क्या करने आया, स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने आया। किसका फर्टिलाइजेशन, ओवम का फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ पर है, अभी भी अंडाशय से निकले, कैसे परिपक्व होके अब बाहर निकल गए, निषेचित हो गया, यहाँ पे आके स्थापित हो गए। ये तो होगी निषेचन की बात, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन अगर अंडा निषेचित ना हो, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, उस कंडीशन में क्या होता है, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है, ये देखिए आप, ये बताती हूँ मैं आपको। एक चीज़ और, जो नरजनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करते हैं, यानी कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन को। वैसे ही जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है, यहाँ से किसका स्रावन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर अंडा निषेचित ना हो उस कंडीशन में क्या होता है। तो अंड कोशिका है हमारे पास, अंडाशय से हमारे पास क्या निकली, अंड कोशिका निकली, यानी कि ओवम निकल गया। निकलने के बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी आ गया। क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि कोई स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं किया ना, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं। निषेचन नहीं हुआ तो शुक्राणु आया नहीं। अगर शुक्राणु नहीं आया, है ना, शुक्राणु क्या है, नहीं है, उस कंडीशन में क्या है, जो हमारी एग सेल है वो क्या है, अकेली है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना चारों तरफ, रेड रेड रेड, देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ये गर्भाशय ने अपनी दीवारों को क्या किया है, मोटा कर लिया है। क्या किया, गर्भाशय ने अपनी दीवारों को मोटा कर लिया। क्यों किया मोटा, दीवारों को मोटा कर लिया, यानी कि स्पॉन्जी कर लिया। क्यों किया है स्पॉन्जी, क्योंकि गर्भाशय को नहीं पता कि जो अंडा है, जो हर महीने अंडा परिपक्व हो रहा है, वो निषेचित होगा या नहीं होगा। गर्भाशय को क्या करना है, अपना काम करना है। गर्भाशय को बस यही लगता है कि हर महीने क्या होगा, अंडा आएगा, निषेचित होगा और क्या होगा, भ्रूण स्थापित होगा। और अगर भ्रूण स्थापित हो रहा है तो उसको क्या है, पोषण चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन देने के लिए गर्भाशय क्या करती है, अपनी दीवारों को मोटा कर लेती है, यानी स्पॉन्जी कर लेती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भर लेती है। लेकिन जब अंडा निषेचित नहीं हो रहा है तो इस वॉल का, यानी कि जो मोटी परत बनी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है, गर्भाशय की दीवार टूटती है ना, इसकी परतें क्या होती है, निकलने लगती है, टूटने लगती है। और ये जो परतें निकलती है ये कैसी होती है, स्पॉन्जी, यानी कि ब्लड की बनी है। उस स्थिति में क्या होता है कि फीमेल की बॉडी से ब्लड का सिक्रेशन होता है। और ये ब्लड का सिक्रेशन कब होता है, मैंने बताया कि हर महीने एक अंडा परिपक्व होता है, यानी कि हमारे गर्भाशय को पता है, फीमेल के गर्भाशय को पता है कि हर महीने अंडा क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। बट फर्टिलाइज नहीं होता है, तब ये वॉल टूटती है। तो ये वॉल कब टूटती है, हर महीने। ये टाइम 25 to 28 डेज़ का भी हो सकता है, मतलब 25 से 28 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद भी हो सकता है। और कितने दिन का प्रोसेस होता है इसके टूटने का, मतलब पूरी टूट के बाहर निकलने का, 2 to 8 डेज़, 2 दिन से लगा के 8 दिन तक गर्भाशय की वॉल क्या होती है, धीरे धीरे टूटती है। और ये टूटती है जब किस फॉर्म में टूटती है, ब्लड के फॉर्म में टूटती है, क्योंकि ये स्पॉन्जी जो पूरा एरिया बना है वो किसका बना है, स्पॉन्जी टिश्यू, जो ब्लड के स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं उसका बना हुआ है। तो आया समझ, ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, रजोधर्म, ऋतुस्राव, या फिर जो हम नॉर्मल बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आया समझ में, हुआ क्लियर ही आपको। डायग्राम देख लो एक बार, कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ मैं इसको आपको एक बार और। नर जनन तंत्र हमारा क्लियर हो गया। देखो क्या हो रहा है, मादा जनन तंत्र में हमारे पास क्या है, ये पूरा मादा जनन तंत्र है। मतलब ये जो ऑर्गन्स है सारे, ये सब मिलके क्या बना रहे, एक सिस्टम बना रहे, एक तंत्र बना रहे हैं। क्या क्या सिस्टम्स, इसमें ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय है, 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास मेन है। ठीक है, ओवरी में क्या है, एग्स है, अंडे हैं। ये अंडे कब से हैं, जब फीमेल 10 से 13 साल की होती है तब से क्या होता है, परिपक्व होना चालू होता है। हर महीना क्या होता है, एक अंडा परिपक्व होता है। किसी भी ओवरी से हो सकता है, इस ओवरी से हो सकता है, तो इस ओवरी से हो सकता है। वो परिपक्व अंडा कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। अगर निषेचन की प्रक्रिया हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, स्पर्म है फीमेल की बॉडी में, उस कंडीशन में क्या होता है, स्पर्म आया, स्पर्म आके क्या करा, अंडे को फर्टिलाइज कर दिया ना, निषेचित कर दिया। निषेचन की प्रक्रिया अगर हुई है तो क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट बनेगा। और वो जाइगोट इन फ्यूचर क्या करेगा, एक शिशु का निर्माण करेगा। और वो शिशु कहाँ स्थापित होता है, यहाँ पे गर्भाशय में। ये हो गई पहली कंडीशन, जब अंडा फर्टिलाइज हुआ है। लेकिन जब अंड कोशिका निषेचित नहीं हुई है
है ना। ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, या पूरा हम बोल सकते क्वेश्चंस आते हैं कि अगर अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता उस कंडीशन में क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर अंड कोशिका निषेचित नहीं हुई है तो वो अंड कोशिका क्या करेगी, जो गर्भाशय की वॉल है, गर्भाशय की परतें हैं मोटी मोटी, वो क्या होगी, धीरे धीरे टूटेगी। धीरे धीरे टूट कर 2 से 8 दिन लगाएगी टूटने में, और वो जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसको रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। क्यों टूटता है ये, क्योंकि इसने इसकी वॉल को प्रिपेयर किया था न्यूट्रिशन देके कि जब एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो को क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन देगी। वैसे तो न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, लेकिन वॉल्स को न्यूट्रिशन देना जरूरी है। वो न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसकी वॉल्स के थ्रू होता है। अब अंडा फर्टिलाइज हुआ नहीं, न्यूट्रिशन देना नहीं है, तो ये परतें क्या होगी, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा इनका। और वो ब्रेक डाउन किस फॉर्म में होगा, ब्लड के फॉर्म में होगा, और वो ब्लड का फॉर्म क्या होगा, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने का मेन रीज़न क्या है, यानी कि ब्लड जो बॉडी से निकलता है, ब्लड जो हमारी बॉडी से निकल रहा है, वो ब्लड कहाँ से निकलता है, वो ब्लड निकलता है गर्भाशय से। किस कंडीशन में, जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है। और अंडा फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, यानी कि ऋतुस्राव की प्रोसेस नहीं होती है। हुआ आपको क्लियर, क्या पढ़ा हमने, मानव का मादा जनन तंत्र, या हम बोल सकते हैं इसमें फीमेल का, है ना, क्योंकि मादा जनन तंत्र किस में होता है, बस ओनली फीमेल में होता है। ये नर जनन तंत्र है, ये भी आपको पूरा क्लियर हो ही चुका होगा कि स्पर्म्स का क्या रोल होता है। अब ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़े लेवल पर भी है, लेकिन अभी आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है। बड़े लेवल पे हम इस चीज़ को कब समझेंगे, जब हमारी बुक में ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया रखा होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। तो आज हमारा ये जो जीवों में जनन चैप्टर था ना, वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा 10th क्लास का ये चैप्टर, जिसमें हम जीवों में जनन पढ़ चुके हैं पूरा अच्छे से। जीवों में जनन कैसे होता है, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, मानव में आज हमने पढ़ी है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो समझ आया है, आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया है, और ऐसे ही लेक्चर्स आप आगे और देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो न्यू वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप इस वीडियो को अच्छे से देख सको। तब तक के लिए रिवाइज करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।